अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लेटरल अर्थ प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो लेटरल अर्थ प्रेशर को डिस्कस करने से पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से पहले। तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। हमने इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है कि इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस क्या होती है। अब इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस को हम सिग्मा डैश वी से या सिग्मा डैश वी नॉट से डिनोट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रोसीजर पढ़ा हुआ है। इस पे मेरा एक लेक्चर मौजूद है बाकायदा, कि हमारे पास अगर ये लेयर्स हैं, दो लेयर्स हैं सॉइल की, और यहाँ पे वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल, और हमने इसका इस पॉइंट पे मिड पॉइंट है इस लेयर का, लेट अस सपोज इसकी डेप्थ वाटर टेबल है 1 मीटर पे, इस लेयर की डेप्थ 2 मीटर है और ये इसकी 4 मीटर है। इसका यूनिट वेट है 20। इस अबव वाटर टेबल ये 18 है और इससे नीचे इसका यूनिट वेट 19 है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट है। तो वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली द वर्टिकल इफेक्टिव, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, अब हम टोटल स्ट्रेस फाइंड करेंगे पहले, यहाँ से लेके सॉइल सरफेस से लेके, दिस इज ग्राउंड सरफेस, यहाँ से हम 18 टाइम्स 1, क्योंकि ये 2 मीटर है और 1 मीटर नीचे ग्राउंड वाटर है, तो ड्राई सॉइल है, ऊपर अनसेचुरेटेड सॉइल है, तो 18 उसका यूनिट वेट है। 18 टाइम्स 1 प्लस यहाँ से ग्राउंड वाटर से नीचे 1 मीटर सॉइल है, दैट इज 19, उसका यूनिट वेट 19 है, प्लस और नीचे 2 मीटर, यहाँ से हाफ पे है ये, यहाँ से 2 मीटर है ये, तो ये होगी 2 टाइम्स 20। और जब इफेक्टिव ले रहे हैं तो हमने उसमें से पोर वाटर प्रेशर माइनस करना है। तो पोर वाटर प्रेशर के लिए वाटर का यूनिट वेट 9.81 टाइम्स उसकी जो वाटर की डेप्थ है वाटर टेबल की, उस पॉइंट से लेके वाटर टेबल ऊपर कितना जा रहा है, 2 मीटर प्लस 1 मीटर, दैट इज 3 मीटर। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट विल बी नोन एज वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस। अब इसको क्लियर रखना जरूरी है, इसका जो यूनिट होगा दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस को, तो फिर इसी स्ट्रेस को यूज करते हुए आपने हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करनी है। अब उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस को हम कहते हैं सिग्मा डैश एच, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स सिग्मा डैश वी। अगर आप ए पे फाइंड कर रहे हैं तो सिग्मा डैश एच ए एंड के इंटू सिग्मा डैश और सिग्मा प्राइम वी ए। जिस पॉइंट पे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस फाइंड करने जा रहे हैं, उस पॉइंट पे आपको वर्टिकल स्ट्रेस पता हो, वो सेम इसी प्रोसीजर से कैलकुलेट करते हैं हम, जो हमने पहले, उसका मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आपको वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो क्लियर हो जाए। अगर वो आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस फाइंड नहीं कर सकते, एंड लेटरल अर्थ प्रेशर में आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है के। इस के फैक्टर के लिए आप तीन केसेस आपके बनेंगे। फर्स्ट केस विल बी स्टैटिक, सेकंड केस विल बी एक्टिव, एंड थर्ड केस विल बी पैसिव। आपकी जो लेटरल अर्थ प्रेशर है उसमें ये तीन केसेस डिस्कस होते हैं, दैट इज स्टैटिक केस, एक्टिव केस एंड पैसिव केस। अब ये जो के है इसको हम कहते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। अब ये इसका कॉमन नेम है के का। अगर इसके साथ आप नॉट यूज करेंगे, दैट विल बी फॉर स्टैटिक लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, तो उसका नाम होगा स्टैटिक लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। अगर आप इसके लिए के ए यूज करेंगे तो दैट विल बी नोन एज एक्टिव कंडीशन लेटरल अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, एंड अगर आप के पी यूज करेंगे तो दैट विल बी नोन एज पैसिव लेटरल अर्थ प्रेशर
कोफिशिएंट या लेटरल अर्थ पैसिव प्रेशर कोफिशिएंट, दैट इज सिंपली नोन एज पैसिव कोफिशिएंट, एक्टिव कोफिशिएंट एंड स्टैटिक कोफिशिएंट। अब इन तीनों को फाइंड करना है आपने। तो सबसे पहले आप वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड करेंगे, उसके बाद आप के फाइंड करें। तो सिंपली आप सबसे पहले जितनी भी सॉइल्स हैं उनके लिए आप के फाइंड कर लें। जैसे ये एक लेयर है, इसके लिए आप के फाइंड करेंगे और फिर दूसरी लेयर के लिए के फाइंड करेंगे। तो जितनी लेयर्स हों सॉइल की, मतलब जहाँ जहाँ पे आपकी सॉइल के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, फाई डैश और सी, तो वैसे वैसे आपका के जो है ये भी चेंज होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। के नॉट की वैल्यू डिफरेंट होती है, के ए की वैल्यू डिफरेंट है और के पी की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये ओरिजिनली ये बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस का, जो इसमें जिसको गो थ्रू करना लाजिम है। नेक्स्ट इसमें इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ वॉल। ये एक वॉल है हमारे पास और इसकी हाइट h है। इस वॉल की हाइट h है और इसके बैक एंड पे जो बैक फिल है वो हॉरिजॉन्टल है। मीन ये आपकी सॉइल है और ये एज अ बैक फिल एक्ट करती है, इसको हम कहते हैं बैक फिल। अब ये जो बैक फिल है ये इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब स्ट्रेसेस एक्सर्ट करता है। अब वो जो स्ट्रेसेस हैं वो डिपेंड करती हैं कि वाटर टेबल कहाँ पे है और इस सॉइल की बैक साइड पे सॉइल कितनी टाइप, सॉरी इस वॉल की बैक, दिस इज कॉल्ड रिटेनिंग अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, अर्थ रिटेनिंग वॉल। तो इस पे इस तरह से प्रेशर लगता है, वर्टिकल प्रेशर। तो इसको हम कहते हैं लेटरल अर्थ प्रेशर। सॉइल लगा रही है तो इसलिए दिस इज लेटरल अर्थ प्रेशर। तो इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमने चेक करना है कि आपके बैक फिल जो है उसमें सॉइल टाइप्स कितनी है, अगर आपका वाटर टेबल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस आप देखेंगे। लेट अस सपोज कि इसमें दो टाइप्स की सॉइल है। इसमें एक सैंड है जिसका फाई डैश जो है दैट इज 30 डिग्री, और दूसरी भी सैंड है लेकिन उसका जो फाई डैश है दैट इज 30 डिग्री। लेकिन सिर्फ फर्क किस चीज का है, उसमें वाटर टेबल आ गया। लेयर एक ही है, सॉइल टाइप एक ही है बिकॉज फाई डैश इज सेम, और इसका सी भी जीरो है और इसका सी भी जीरो है, कोहेजन फैक्टर दोनों में नहीं है। तो ये जो सॉइल है इसको हम कहेंगे दिस इज फाई सॉइल्स। कि ये सिर्फ वो सॉइल्स हैं जिनके अंदर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है लेकिन कोहेजन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसमें हम सबसे पहले दोनों लेयर्स के लिए के नॉट, तो दोनों का फाई डैश सेम है तो के नॉट कैलकुलेट करना है अगर आपकी स्टैटिक कंडीशन। अब सबसे पहले हम जाएंगे स्टैटिक कंडीशन पे। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली स्टैटिक कंडीशन को ही डिस्कस करेंगे और उस कंडीशन के लिए जो के है दैट इज के नॉट। अब इस के नॉट को डिस्कस करने के लिए हमारे पास वेरियस फॉर्मूलाए हैं कि आप किसी भी सॉइल लेयर के लिए के नॉट को कैसे डिटरमिन करते हैं। अब सबसे पहले आती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैंड। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैंड के लिए आपने के नॉट फाइंड करना है। तो उसका सिंपली फार्मूला, अब नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैंड इज सैंड जिसके लिए OCR की वैल्यू 1 होती है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो 1। तो के नॉट फाइंड करने के लिए इसका सिंपल फार्मूला है 1 माइनस साइन फाई डैश। यहाँ पे फाई डैश आपको गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, 1 माइनस साइन 30, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन 30 डिग्री, इट विल गिव यू द आंसर। इसी तरह आप लोअर लेयर के लिए इसको आप के नॉट 1 कहेंगे, इसी तरह के नॉट 2 आप कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे OCR का होना लाजिम है, अगर नहीं कहीं भी मेंशन रहा तो फिर आप उसको 1 कंसिडर करेंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अगर आपको OCR गिवन है तो उसको आप एज इट इज 1.5 है, 2 है, 3 है, जो भी है उसको कंसिडर करेंगे। के नॉट 2 भी 5 सेम है तो आप सेम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन 30 डिग्री, और उससे आपको के नॉट की वैल्यू मिल जाएगी जो भी होगी। अब ये तो केस है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैंड के लिए फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन है ओवर कंसोलिडेटेड सैंड के लिए, कि अगर आपकी सैंड ओवर कंसोलिडेटेड है मींस उसकी जो OCR है दैट इज ग्रेटर देन 1, OCR इज ग्रेटर देन 1, तो उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है के नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई डैश सेम पार्ट
और उसके बाद आप OCR की वैल्यू और उसकी पावर लेंगे साइन फाई डैश। तो OCR भी आपको गिवन होगी, फाई डैश भी गिवन होगा, यहाँ आपने वैल्यूज पुट करनी है। सपोज इसी केस में अगर आपकी टॉप सॉइल की OCR 2 है, लेट अस सपोज, तो हम इसमें 1 माइनस साइन 30 डिग्री इंटू OCR is 2 और रेज टू पावर साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे फाई की जगह आप 30 डिग्री मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास K0 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये केस है सैंड के लिए। क्ले के लिए डिफरेंट केस है। अगर आपके पास नॉर्मली कंसोलिडेटेड, अब केस नंबर 3 है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, NCC उसको बोलते हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। उसके लिए अगर आपने के, अब कीप इन माइंड कि ये स्टैटिक कंडीशन है मीन। अब स्टैटिक कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जो वॉल है ये तीन तरह से तीन कंडीशंस हो सकती हैं इसकी। या तो ये अपनी जगह पे प्रेजेंट रहे, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टैटिक। अगर ये अवे फ्रॉम द बैकफिल मूव करती है तो दिस कंडीशन इज नोन एज एक्टिव कंडीशन। और अगर ये टुवर्ड्स बैकफिल मूव करती है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पैसिव कंडीशन। तो हम सिर्फ स्टैटिक कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं कि वॉल इज एट रेस्ट, ये मूव नहीं कर रही, मतलब इस पे बैकफिल इतना प्रेशर नहीं लगा रहा कि ये अवे फ्रॉम बैकफिल जाए, या इधर से इसको इतनी स्ट्रेस नहीं मिल रही है कि ये टुवर्ड्स बैकफिल जाए। तो यहाँ पे हम पैसिव या एक्टिव केस को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम स्टैटिक केस को मीन रेस्ट केस को। तो रेस्ट केस के लिए जो के है हमारा दैट इज K0। तो एनसीसी के लिए जो वैल्यू है K0 की दैट इज इक्वल टू 0.44 प्लस 0.42 इंटू प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय 100। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को आप परसेंटेज में लिखेंगे, 12% है, 30% है, जो भी है, तो उसकी ये वैल्यू आएगी। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होता, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए आप लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट्स को, लिक्विड लिमिट्स में से प्लास्टिक लिमिट को माइनस कर देते हो, तो इनकी सब्ट्रैक्शन से जो आंसर आता है, सपोज किसी में आप प्लास्टिक लिमिट 44 है और लिक्विड लिमिट 44 है और प्लास्टिक लिमिट 32 है, तो आपका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 12 है, 12%। क्योंकि ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट परसेंटेज ऑफ वाटर में कैलकुलेट होती है, परसेंटेज ऑफ वाटर या वाटर कंटेंट इसको बोलते हैं फॉर लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो 12 आपने यहाँ पुट कर देना एज इट इज, उसको 0.12 नहीं कह सकते। 0.12 लिखेंगे तो फिर ये सारी चीज आपको रिमूव करनी पड़ेगी। अब ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए। केस नंबर 4 इज ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, OCC। उसके लिए K0 लेना है, तो सिंपल यही चीज आप रिवाइज करेंगे, 0.44 प्लस 0.42 टाइम्स PI/100 इंटू OCR रेज टू पावर 0.5, मीन्स ये OCR का स्क्वायर रूट होता है। तो आप OCR का स्क्वायर रूट लेंगे, PI की वैल्यू पुट करेंगे, 100 पे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा K0 का। अब इसकी अगर एग्जांपल्स करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपने दो चीजें डिटरमिन करनी है। फाइंड आउट द स्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल एंड इट्स लोकेशन, कि ये जो स्टैटिक फोर्स है इस वॉल पे लग रही है वो कितनी होगी इस पूरी वॉल लेंथ पे, और उसकी लोकेशन क्या है। एक हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और लोकेशन। अब यहाँ जो स्टैटिक फोर्स है उसको हम डिनोट करते हैं P0 से, और उसकी जो लोकेशन है दैट इज डिनोटेड बाय Z' या Z⁻0 से। तो ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है इस एग्जाम्पल के लिए, ये जो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने अब यहाँ पे देखें, आपको सॉइल लेयर नज़र आ रही है, ये सॉइल लेयर है, इसमें आपको 5-30 नज़र आ रहा है। यहाँ भी सॉइल लेयर में 5-30 है, C' दोनों में 0 है। तो यहाँ पे 530
यहाँ पे 530 C0, यहाँ पे भी C0 है। इसका मतलब है ये कोर्स सॉइल है और सॉइल एक ही टाइप की है, सिर्फ डिफरेंस किसका है? वाटर टेबल का। अब ये एग्जांपल करते हुए हम देखेंगे कि वाटर टेबल के इन्फ्लुएंस से क्या इफेक्ट होता है। तो अब एक केस में आप कंसिडर करें कि वाटर टेबल नहीं है। अब पहले केस में हम ये देखेंगे कि वाटर टेबल नहीं है, बिल्कुल ही अवेलेबल ही नहीं है वाटर टेबल। तो आप इस केस के अंदर ये कंसिडर कर लें, हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं, वाटर टेबल का इन्फ्लुएंस नहीं है, दिस वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट। ये डाटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डाटा है सॉइल का। मीन हमारी वॉल है, ये वॉल है, इसके पीछे बैकफिल है, हॉरिजॉन्टल है। इसका गैमा जो है दैट इज 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइव डैश इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड सी प्राइम इज इक्वल टू 0 एंड हाइट ऑफ वॉल दैट इज एच इज 2.5 एंड 2.5 दैट इज 5 मीटर। इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होगा, क्योंकि वाटर नहीं है, एक ही टाइप की सॉइल है, तो इसमें हमने जो इस पॉइंट पे, क्योंकि एंडिंग पॉइंट यही है इसके ऊपर, तो यहीं पे स्ट्रेस, अब सॉइल जो है वो टॉप पे जीरो स्ट्रेस लगाती है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई इसके सरचार्ज लोड या इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई लोड नहीं है। तो टॉप पे इस पॉइंट के ऊपर कोई सॉइल नहीं है, तो इसका जो स्ट्रेस है, इसका जो प्रेशर है इस पॉइंट पे वो जीरो है। और सॉइल हमेशा ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, क्योंकि वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस का फार्मूला हमने पढ़ा है दैट इज गैमा एच। मीन गैमा इज, इफ गैमा इज कांस्टेंट, एच वेरी करेगा, तो जैसे जैसे एच की वैल्यू ऐसे बढ़ेगी, क्योंकि ये जी आप देख रहे हैं यहाँ से ये ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे आपके जो जी का स्केल है दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो ये इसका स्केल है जी का, वर्टिकल ऊपर से नीचे बढ़ेगा, तो एच ऊपर से नीचे बढ़ता जाएगा। 5 मीटर है, 1 पे चेक करें, 2 पे चेक करें, तो 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे और 5 पे। तो 5 मीटर पे कितनी स्ट्रेस होगी? तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करनी है। अब वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे, क्योंकि वाटर टेबल नहीं है, तो वर्टिकल टोटल के इक्वल होगी, तो गैमा इज 16.5 इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वॉल का एंड पॉइंट है और कोई दूसरी लेयर मौजूद नहीं है। 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब टाइम्स हाइट ऑफ द टोटल वॉल, इस सॉइल सरफेस से लेके बॉटम ऑफ वॉल तक कितना डिस्टेंस है दैट इज 5 मीटर। तो ये मीटर से इधर कटेगा तो इसका स्क्वायर, तो सिग्मा डैश वी विल बी इक्वल टू 16.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 82.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको किलो पास्कल्स भी बोलते हैं। तो 82.5 किलो पास्कल। तो ये जो आपके पास स्ट्रेस आई है वर्टिकल इस पॉइंट पे, वर्टिकल स्ट्रेस ये वाली सिग्मा डैश वी दैट इज 82.5। तो हमारा कंसर्न इससे नहीं है, हम तो लेटरल स्ट्रेस फाइंड करने जा रहे हैं। तो लेटरल स्ट्रेस होती है डेल सिग्मा डैश एच इज इक्वल टू के नॉट सिग्मा डैश वी। अब वर्टिकल स्ट्रेस इस पॉइंट पे हमें पता है, इस मैक्सिमम डेप्थ पॉइंट पे हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो उसके लिए हम के नॉट निकालेंगे। के नॉट इज इक्वल टू, अब हम कंसिडर करेंगे कि ये जो सॉइल है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैंड है। तो 1 माइनस साइन फाइव डैश, 1 माइनस साइन फाइव डैश इज 30 डिग्री। के नॉट विल बी इक्वल टू 0.5, 1 माइनस साइन 30 है 0.5। तो ये के नॉट आ गया आपके पास। अब आप इससे फाइंड करें 0.5 के नॉट की वैल्यू एंड 82.5, तो आपके पास सिग्मा एच जो आएगा, मतलब ये वाली जो स्ट्रेस है, क्योंकि इस पॉइंट पे स्ट्रेस है 82.5, तो इसी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लग रही है दैट विल बी 41.25 किलो पास्कल सिग्मा डैश एच। अब इसको दूसरा अगर नाम दें तो दैट इज के नॉट सिग्मा डैश वी है। अब अगर इसको और चेंज करना चाहें तो दैट विल बी सिग्मा डैश एच इज इक्वल टू के नॉट गैमा एच। ये सिग्मा डैश वी किसके इक्वल होता है? गैमा एच के। तो इस पॉइंट पे जो हमने सिग्मा डैश वी कैलकुलेट किया है वो गैमा एच है, तो हम सिग्मा डैश वी की जगह पे गैमा एच को भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए, ये तो
एक डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हमें बॉटम पे मिल गई। हम चाहते हैं कि ये इसको कहते हैं हम ग्रेजुअली वेरिंग स्ट्रेस। ये ग्रेजुअली 0 से स्टार्ट हो रही है और इंक्रीज़ होके 41.25 पे पहुँच रही है, ये वाली स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल, लेटरल। लेकिन हम चाहते हैं अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाए, मतलब अगर हम इसको शिफ्ट करें किसी एक पॉइंट लोड के अंदर, कि ये लेट अस सपोज यहाँ पे एग्जिट वो फोर्स एग्जर्ट कर रही है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो ये कितनी लग रही है, तो इसको हम बोलते हैं पी नॉट। यही तो हमने फाइंड करना है। अब इस पी नॉट को फाइंड करने के लिए स्टील स्ट्रक्चरल एनालिसिस या अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर हम इस तरह का लोड पढ़ते हैं बीम के ऊपर। ये इस तरह से वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, तो उसको पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए हम क्या करते होते हैं, एरिया फाइंड करते हैं इस ट्राइंगुलर लोडिंग का। तो सेम सिनेरियो है, ये भी ट्राइंगुलर लोडिंग है, बस इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ ये 0 से हॉरिजॉन्टली मूव करती थी, अपवर्ड जाती थी, यहाँ से वर्टिकली मूव करके मैक्सिमम पे आ रही है। तो इसकी मैक्सिमम, ये जो साइड है इसको बेस कहते हैं, ये जो इसकी हाइट है इसको एच कहते हैं। तो एरिया फाइंड करें, दैट विल बी नोन एज पी नॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू सिग्मा डैश एच इंटू एच, जितनी भी हाइट है वॉल की, दैट इज एच 5 मीटर। तो हम पी नॉट फाइंड करें अगर, दैट इज 1/2 सिग्मा डैश एच इज 41.25, दिस वन, एंड एच इज, अब 41.25 का यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो पास्कल का मतलब यही है, इनटू एच इज 5 मीटर। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 103.13 किलो न्यूटन। अब ये मीटर से 1 मीटर ये कट जाएगा तो किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमें इन टू दी पेपर इस पे वॉल की लेंथ नहीं पता है, तो पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल पे 103.13 103.13 स्ट्रेस जो है वो फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। अब इसकी लोकेशन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइंगुलर है, तो यहाँ से जब हम फाइंड करते थे इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस, तो वो L/3 होता था, मैक्सिमम फोर्स L/3, और इस साइड से ये होता था 2L/3। तो हमने बॉटम ऑफ फुटिंग से देख बॉटम बॉटम ऑफ वॉल से देखना होता है, तो यहाँ से ये H/3 पे होगा, और H यहाँ पे 5 मीटर है हाइट ऑफ वॉल। तो हम कहेंगे लोकेशन इज Z नॉट प्राइम और Z नॉट बार इज इक्वल टू H/3, दैट इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 1.67, कि बॉटम ऑफ वॉल से ये 1.67 मीटर पे फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, टोटल फोर्स। तो पी नॉट भी हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 103.13। दिस इज फॉर वन सॉइल लेयर एंड फॉर नो वाटर टेबल। वाटर टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपकी सॉइल लेयर एक ही है। अब इसमें नेक्स्ट जो फेज आता है वो है कि आपका सॉइल लेयर एक ही है लेकिन उसमें वाटर टेबल इंक्लूड होता है। अब आप कंसिडर करें कि ये वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि हमें इसका इन्फ्लुएंस भी चेक करना है। अब वाटर जो किसी भी जगह पे मौजूद होता है, मतलब आप फर्ज करें ये एक पैन है, इसके अंदर पानी फुली फिल्ड है, तो पानी इस वॉल पे जो स्ट्रेस लगाएगा, इस पे जो स्ट्रेस लगाएगा, दैट विल बी इक्वल। तो इसलिए हम पानी को नाम देते हैं, पानी इज एन वाटर इज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। वाटर का जो बिहेवियर है वो आइसोट्रॉपिक है, कि उसकी वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा डैश वी इज इक्वल टू सिग्मा डैश एच। हालांकि सॉइल के केस में ऐसा नहीं होता। देखिए हमने सिग्मा डैश एच फाइंड करने के लिए सिग्मा डैश वी को के नॉट से मल्टीप्लाई किया है। तो हम कहते हैं कि जो सॉइल्स हैं, दोज आर anisotropic material or anisotropic materials। तो जो सॉइल है, आई मीन सैंड है, क्ले है, कोई भी है, तो वो एनिसोट्रोपिक होती हैं, क्योंकि उसमें जो सिग्मा डैश एच है, दैट इज इक्वल टू के नॉट सिग्मा डैश वी। एक्टिव कंडीशन के लिए यहाँ के ए, पैसिव के लिए के पी आ जाएगा। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस सेम होती हैं। एनिसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेसेस सेम नहीं होती, बल्कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लेने के लिए आपको वर्टिकल स्ट्रेस को के नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे वाटर के भी दोनों इफेक्ट्स चेक करेंगे, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है
लास्ट केस में, इस केस में हमने, जब हम कहते थे कि वाटर टेबल नहीं है और पूरी लेयर एक ही है, तो इसमें हमने वाटर का इफेक्ट चेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमें वाटर का इफेक्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो उस केस के लिए 2.5 मीटर हाइट है, इसको मैं कंसिडर करता हूँ H1, और वाटर टेबल से नीचे हाइट है H2, दैट इज आल्सो 2.5, और टोटल हाइट जो है वो वॉल की वो H है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। अब इसकी हम फिगर बनाएंगे। ये वॉल है, इसके पीछे ये बैकफिल है, इसमें ये वाटर टेबल आता है दरमियान में, ये वाटर टेबल है। अब इससे ऊपर जो सॉइल है उसका फाई, और नीचे वाली सॉइल जो है उसका फाई सेम, एट मीन्स सॉइल सेम है, ओनली द डिफरेंस इज ऑफ वाटर टेबल, के पानी कहीं नीचे था वो राइज होके यहाँ पहुंचा है, तो अब हमने उसका इफेक्ट भी कंसिडर करना है। तो इसको कंसिडर करने के लिए एक स्टेप है, मतलब सिंपल ही है। यहाँ तक तो वाटर नहीं है, मतलब ऊपर से अगर नीचे आए 2.5 मीटर तक वाटर अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स हम इसको वही पहले वाला केस कंसिडर करेंगे। तो आप इस सॉइल का के नॉट फाइंड कर लें, के नॉट विल बी इक्वल टू 0.5, क्योंकि 30 डिग्री है, तो लास्ट केस की तरह यहाँ इसका के नॉट 0.5 आएगा। गैमा आपके पास इसका 16.5 है, तो आप इस पॉइंट तक जाएंगे जहां पे वाटर टेबल है, इस पॉइंट पे आप वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड करें कितनी आएगी। इस पॉइंट पे, इसको सपोज आप ए पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो ए पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड करें, दैट विल बी सिग्मा डैश वी ए इज इक्वल टू, इस सॉइल का यूनिट वेट 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इनटू हाइट कितनी है इसकी, 2.5 है, ये 2.5 हाइट है इसकी, दैट इज 2.5, 16.5 इंटू 2.5 गिव्स 41.25 किलो पास्कल। तो आपके पास वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट ए जो आई है दैट इज 41.25, लेकिन आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल एच ए, कि ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कितनी है, दैट इज इक्वल टू के नॉट इंटू ए पे वर्टिकल स्ट्रेस। अब के नॉट 0.5 है और वर्टिकल स्ट्रेस 41.25 है ए पॉइंट पे, दिस विल बी इक्वल टू 20.63 किलो पास्कल, समवट लाइक दिस। ये तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है ये वाली, दैट इज 20.63, मीन इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 20.63 किलो पास्कल। तो ये जीरो से इंक्रीज होना शुरू हुई और ये वैल्यू इसने गेन कर ली, मैक्सिमम वैल्यू, सारी इसकी वैल्यू इंक्रीज होती गई जीरो से और यहाँ पे पहुंच गई। अब उसके बाद चूंकि सॉइल अभी तक वॉल का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें और कैलकुलेशन, क्योंकि वॉल तो यहाँ ओ पे खत्म होती है जाके, ये वॉल का एंड पॉइंट है, तो हम अभी यहाँ तक पहुंचना है, अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, तो इस पॉइंट को आप कंसिडर करें कि ये बी पॉइंट है, तो आप बी पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड करें। अब सिग्मा डैश, नीचे वाली जो सॉइल है उसका जो गैमा है दैट इज गैमा सैचुरेटेड, क्योंकि वाटर टेबल से नीचे है, दैट इज 19.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब फाइव डैश इसका भी 30 डिग्री है, मीन्स के नॉट इसका भी 0.5 आएगा, सेम लाइक प्रीवियस केस। तो इसमें आप कैलकुलेट करें सिग्मा डैश वी बी, तो सिग्मा डैश वी बी कितना होगा इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस, या इस पॉइंट पे वर्टिकल स्ट्रेस, क्योंकि ये बढ़ेगी सॉइल के नीचे आने से, तो हम कहते हैं कि ये कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगी इस वैल्यू पे, तो हमें ये वैल्यू चाहिए सिग्मा डैश एच बी। ये सिग्मा डैश एच ए था ए पॉइंट पे जहाँ पे वाटर टेबल आ रहा है, और सेकंड पॉइंट एंड ऑफ द वॉल है, क्योंकि दरमियान में कोई और चेंज नहीं आ रही, सॉरी सॉइल सेम है। जहां पे चेंज आएगी आप वहां पे रुकेंगे, जहां भी सॉइल चेंज हो रही है या जहां भी वाटर टेबल आ रहा है, तो अभी हम वाटर टेबल को कंसीडर कर रहे हैं। तो एच बी फाइंड, वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड करें। वर्टिकल स्ट्रेस कैसे आएगी, सेम आपने यहाँ से शुरू करना है टॉप से, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वर्टिकल स्ट्रेस आ रही होगी वो टॉप की सारी सॉइल की मिला के आ रही होगी, सम अप होंगी, दैट इज 16.5 टाइम्स 2.5 प्लस
19.3 टाइम्स 2.5। अब ये टोटल स्ट्रेस है, उसमें से आपने पोर वाटर प्रेशर माइनस करना है। अगर ये जाती रहती तो सीधी से ऐसे यहाँ कहीं जाना चाहिए था इस पॉइंट पे, लेकिन ये वापस क्यों आ रही है इधर, कम क्यों है? उसकी वजह है कि यहाँ हम कुछ माइनस करते हैं। 9.81 इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर टाइम्स वाटर की हाइट कितनी है, वाटर टेबल कितनी हाइट पे है उस पॉइंट से जहाँ पे आप खड़े हैं। आप बी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इससे वाटर टेबल 2.5 मीटर ऊपर है। तो सिग्मा डैश वी बी इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करें आप, दैट इज 64.98 किलो पास्कल्स। अब इसी से आप सिग्मा डैश हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस फाइंड करें, दैट इज के नॉट सिग्मा, सॉरी बी पे, दैट इज सिग्मा डैश वी बी। के नॉट आपका 0.5 है और वी बी आपकी है 64.98। तो स्ट्रेस होगी आपकी 32.49 किलो पास्कल। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है यहाँ पे इस पॉइंट पे, दैट इज 32.49 किलो पास्कल्स। अब देखें इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हमने इसमें तो वाटर काउंट ही नहीं हुआ क्योंकि वाटर टेबल नहीं था। यहाँ पे वाटर टेबल कैलकुलेट हुआ है तो वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट हुआ है। हमने सॉइल में जो वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे थे उसमें वाटर टेबल का इफेक्ट चेक किया है। मीन वर्टिकल स्ट्रेस हमने वाटर टेबल की चेक की है, अभी तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस चेक नहीं की वाटर टेबल की। तो उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस को चेक करने के लिए हमें एक अलग से फिगर बनानी पड़ेगी कि वाटर टेबल का, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ से यहाँ तक है तो उसका इस वॉल पे भी तो कोई प्रेशर होगा। अब उस वॉल पे प्रेशर लगाने के लिए तो जितना ये वर्टिकल प्रेशर लगा रहा है उतना, अब ये जो वाटर है ये अपवर्ड प्रेशर लगाता है वर्टिकल, इसीलिए तो माइनस करते हैं इसको। सॉइल डाउनवर्ड प्रेशर लगाती है वर्टिकल, ये वाला और ये वाला। तो उसमें से वाटर का इफेक्ट हमने यहाँ पे माइनस किया कि यहाँ से ऊपर कितना वाटर है तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है। जैसे जैसे वाटर टेबल ऊपर चलता जाएगा वैसे वैसे आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस किसी पॉइंट पे नीचे, किसी पॉइंट पे कम होती जाएगी। तो इस केस में वाटर की स्ट्रेस भी आएगी। अब नेक्स्ट पे हम इसको बनाते हैं, ये वॉल दोबारा से कंस्ट्रक्ट करें। अब सिर्फ वो प्रेशर डायग्राम बनाएं, इसको प्रेशर डायग्राम कहते हैं, ये इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 20.63 थी किलो पास्कल, ये आपकी वैल्यू 32.49 किलो पास्कल है। और वाटर का जो प्रेशर है इसमें ऐड होगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमने वाटर का देख, वर्टिकल हम इफेक्ट माइनस कर चुके हैं लेकिन वाटर हॉरिजॉन्टली भी इफेक्ट लगाएगा। तो यहाँ पे वाटर जीरो है, ये वाटर टेबल की लाइन है, ये आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वाटर, इसके ऊपर वाटर नहीं है, मीन वाटर की स्ट्रेस जीरो होगी। जैसे ही आप इसको नीचे लेते जाएंगे तो वाटर की स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे वाटर की स्ट्रेस मैक्सिमम है और वो कितनी होगी, हाइट ऑफ वाटर टाइम्स यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो सिंपली आपने जितना यहाँ से माइनस किया है 9.81 टाइम्स 2.5, वही आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इफेक्ट बना के आपने वर्टिकल में माइनस किया है लेकिन हॉरिजॉन्टल में आपने इसको ऐड करना है। तो ये होगा वाटर का, इसको हम कहते होते हैं UW, दैट इज 2.5 टाइम्स 9.81। UW इज 2.5 टाइम्स 9.81। इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको अपने पास रख लेंगे, 2.5 टाइम्स 9.8। समटाइम्स ये आता है माइंड में कि इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो ये वही बात है कि दिस वन इज द vertical effect of groundwater table and this one is the horizontal effect of groundwater table। तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि हम लेटरल फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर की लेटरल फोर्सेस भी लग रही होती हैं। वर्टिकल भी तो वो लगा रहा होता है, अपोज कर रहा होता है सॉइल को, लेकिन हॉरिजॉन्टली भी वो इस वॉल पे भी डायरेक्टली स्ट्रेसेस लगाएगा क्योंकि वो इस सॉइल के अंदर मौजूद है। तो वो होगी 2.5 24.53
किलो पास्कल्स। हमारे पास अब एक, दो और ये तीन। तो अगर हम इसको डायग्राम को डिवाइड करने की कोशिश करें, हमें रेगुलर डायग्राम्स चाहिए ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देखें ये एक ट्रेपेजॉइड टाइप बन रही है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे इस फिगर में। तो ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 4। अब हम चाहते हैं पी नॉट, स्टैटिक स्ट्रेस, लेटरल अर्थ प्रेशर इन रेस्ट फॉर्म जो लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस शेप का, इस शेप का, इसका और इसका मीन चार वैल्यूज हमें चाहिए। पी नॉट 1, पी नॉट 2, पी नॉट 3 एंड पी नॉट 4। अभी तो हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस फाइंड किए हैं, पी तो हमने फाइंड ही नहीं किया। अब पी कैसे आता है? सिंपल, हर फिगर का एरिया ले लें। हर फिगर का जो एरिया है दैट इज पी नॉट एफ दैट फिगर। तो आपने अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस सही फाइंड किए हैं तो आपका एरिया भी सही आएगा। अब लेट अस सपोज पी नॉट 1 पे जाते हैं हम इस फिगर पे, तो इसकी यहाँ से हाइट कितनी है? ये वाली 2.5 मीटर। इसकी बेस कितनी है? ट्राइंगल है ये तो 220 पॉइंट, ये जो लेंथ है इसकी, ये बेस है 20.63 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ये वाली। तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2, base is 20.63 into height is 2.5, that will be equal to 25.79 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होती है और ये मीटर में होता है, तो इससे कटेगा तो किलो न्यूटन पर मीटर में। पी नॉट इज ऑलवेज इन किलो न्यूटन पर मीटर। इसी तरह जब आप पी नॉट टू फाइंड करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, दिस इज ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल। ट्राइंगल 3 है, ये ट्राइंगल 2 है, ये ट्राइंगल 1 है और ये रेक्टेंगल 1 है। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल का एरिया होता है बी टाइम्स एच। अब बी टाइम्स एच मीन्स ब्रेथ इनटू हाइट। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 20 पॉइंट, यही है सेम यहाँ से यहाँ तक। तो ऊपर वाली है सेम लाइक दिस 20.63। तो 20.63 टाइम्स उसकी हाइट है 2.5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20.63 टाइम्स 2.5, तो इससे आपका आंसर आएगा 51.58 किलो न्यूटन पर मीटर। अब सेम लाइक आप पी नॉट 3 कैलकुलेट करेंगे इस फिगर का, तो इसमें ट्राइंगल है तो एरिया 1/2 इंटू इसकी बेस यहाँ से यहाँ तक है ये वाली। अब ये टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो 32.49 है बेस। हमें सिर्फ ये चाहिए, तो उसमें से हमें ये माइनस करना पड़ेगा। तो 32.49 माइनस ये जो बेस है ये 20.63 है, इनटू जो आपकी हाइट है इस पोर्शन की, इस ट्राइंगल की हाइट है दैट इज 2.5। तो सबसे पहले आप 32.49 से 20.63 माइनस करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से एंड देन डिवाइड करेंगे 2 पे। तो आंसर विल बी 14 पॉइंट पी नॉट 3 इज इक्वल टू 14.83 किलो न्यूटन पर मीटर। सेम लाइक आपने फोर्थ एरिया का ये जो वाटर प्रेशर है इसका करना है। इसको हम पी नॉट 4 कहेंगे। 1/2 इंटू बेस इसकी कितनी है? 24.53 और हाइट इसकी सेम 2.5 मीटर है क्योंकि वाटर टेबल यहाँ से नीचे है। तो इसको पी नॉट 4 कैलकुलेट करें अगर आप, दैट इज 30.66। तो पी नॉट 4 इज इक्वल टू 30.66 किलो न्यूटन पर मीटर। अब नेक्स्ट हम इसको दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं। अ, अब ये चार हमारे पास वैल्यूज आई, इसको मैं थोड़ा सा अगर क्लियर करूं।
तो ये 4 प्रेशर्स हैं हमारे पास। एक ये प्रेशर है P01, दैट इज इक्वल टू 25.79 किलो न्यूटन पर मीटर। एक ये प्रेशर है हमारे पास इस फिगर का P02, दैट इज इक्वल टू 51.58 किलो न्यूटन पर मीटर। एक प्रेशर हमारा इस फिगर का है, दैट इज P03, दैट इज इक्वल टू 14.83 किलो न्यूटन पर मीटर। और एक प्रेशर हमारा इस फिगर का है P04, दैट इज इक्वल टू 30.66 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमें चाहिए टोटल P0। तो टोटल P0 क्या होगा, इन सारी फोर्सेस का समेशन, ये P01, P02, P03 और P04 को ऐड करेंगे तो P0 विल बी इक्वल टू 25.79 प्लस this one 51.58 plus 14.83 and plus 30.66, 122.41 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक लेटरल अर्थ प्रेशर कि जो टोटल फोर्स, इन अगर चारों फोर्सेस को हटा दिया जाए तो इस वॉल पे जो टोटल फोर्स एक्ट करती है दैट इज इक्वल टू 122.414 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल। लेकिन हमें इसकी लोकेशन भी चाहिए कि ये सारी तो एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनकी लोकेशन है, लेकिन ये जो P0 होगी, जो चारों का सम है, इन चारों को ऐड करने से जो आती है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगी। लेट अस सपोज वो P0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये P0 जो है इसकी लोकेशन, ये इसकी वैल्यू 122.41 है, तो ये यहाँ से बेस से कितना ऊपर है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड Z0 बार। ये हमें चाहिए। अब इसको कहते हैं लोकेशन ऑफ स्टैटिक लेटरल अर्थ प्रेशर, स्टैटिक लेटरल अर्थ प्रेशर। तो वो P0 कहाँ पे लगती है, उसकी लोकेशन आपको चाहिए। टोटल हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड ये पार्ट है इसका। अब वो फाइंड करने के लिए आपको मोमेंट्स लेने पड़ते हैं। अब मोमेंट्स के लिए मोमेंट आर्म चाहिए होते हैं। अब आप क्या करें, इसको देखें यहाँ से ये कितनी हाइट पे लगेगी, क्योंकि ये फिगर ट्राइंगल यहाँ से शुरू होती है और ये वाली ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल की जो लोकेशन है इस P01 की, वो हमेशा h/3 फ्रॉम द बेस होती है, इस लेंथी साइड से h/3। अब h इसकी टोटल 2.5 है, तो h/3 मीन यहाँ से यहाँ तक ये जहाँ लग रही है इसको h/3 कहेंगे, मीन्स 2.5/3 दैट इज 0.83। तो ये जो मोमेंट आर्म है दैट इज 0.83। जो रेक्टेंगल है वो बिल्कुल सेंटर में लगती है। इस रेक्टेंगल का जो मिड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक होगा, तो टोटल 2.5 है, उसका हाफ 1.25 है, ये इसका सेंट्रॉइड होता है। सेम इस ट्राइंगल के लिए 2.5 का 1/3, क्योंकि ये फिर ट्राइंगल है तो ये h/3 होगी। तो h यहाँ पे भी 2.5 है, तो 0.833 मीटर। और इसके लिए भी वो सेम होगा, क्योंकि ये भी ट्राइंगल है, तो 0.83 मीटर, 833 मीटर। तो चार फोर्सेस हैं, P01, P02, P03 और P04। तो उसका इस पॉइंट से, इस बॉटम से, इस O पॉइंट से हमें डिस्टेंस भी चाहिए, कितना है। तो पहली फोर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.25, सॉरी पहली ये थी P01। इसका हमने यहाँ से देखना है, हमेशा रेफरेंस ये पॉइंट होगा आपका O, ये बॉटम ऑफ, इसको टो बोलते हैं वॉल, ये जो आपकी रिटेनिंग वॉल है इसका टो। तो टो से आप देखें इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है इसका, 0.383 मीटर दिस वन एंड 2.5 दिस होल। हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जाके रुकेंगे P01 तक। तो टोटल इज 2.5 प्लस दिस 0.83, 2.5 यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और 0.83 ऊपर, तो ये 3.33 बनेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी कंसिडर ना करें आप। Z0 बार इज इक्वल टू P01 Z1 प्लस P02 Z2 प्लस P03 Z3 प्लस P04 Z4 ओवर P0। टोटल जो फोर्स आपने निकाली इनका समेशन। अब P01 इज 25.79 टाइम्स उसका Z1, मतलब उसका मोमेंट आर्म। तो Z 2.5 प्लस 0.83, दिस विल बी 3.33।
प्लस पी नॉट टू, वो कितना है 51.58 टाइम्स उसका मोमेंट 1.25, ये वाला डिस्टेंस क्योंकि ओ से ही है तो 1.25 ही रहेगा, प्लस थर्ड फोर्स इज 14.83 इनटू उसका मोमेंट आर्म ये 0.83, ओ वाली लाइन से ही है, इस लाइन से देखना है आपने डिस्टेंस वर्टिकल, तो वो हम लिखेंगे 0.83 प्लस नेक्स्ट फोर्स है 30.66 इनटू उसका डिस्टेंस भी 0.833 और उसको डिवाइड कर देंगे, इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई के डिवाइड करेंगे, टोटल फोर्स पी नॉट पे 122.41, दैट इज 122.41। तो यहाँ से जो जेड नॉट बार आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लें, 51.58 टाइम्स 1.25 प्लस 14.83 टाइम्स 0.833 प्लस 30.66 times 0.833. This comes to be 188.33 divided by 122.41। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा दैट इज 1.54 मीटर्स। तो मीन आपका जो ये टोटल स्ट्रेस है, ये वाली, ये टोटल स्ट्रेस ये यहाँ से 1.54 मीटर पे है बेस ऑफ वॉल से। तो इसमें कैलकुलेशन को रीचेक कर लेते हैं, इसमें 25.79 times 3.33 plus 51.58 times 1.25 plus 14.83 times 0.833 plus 30.66 times 0.833, that is 188.33 divided by 122.41, 1.54 मीटर। तो आपकी जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है, अगर ये सारी फोर्सेस इसको भी इसको भी इसको भी ना लगाएं तो एक टोटल समेशन रिजल्टेंट फोर्स लगेगी 122.41 किलो न्यूटन पर मीटर पे, और उसकी लोकेशन कितनी कहाँ होगी, दैट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.54 मीटर फ्रॉम 1.54 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, ये लग रही है। तो डिपेंड, आपने डिसाइड ये करना है कि इधर वो वाटर टेबल से नीचे है या ऊपर है। तो वाटर टेबल से नीचे है क्योंकि वाटर टेबल 2.5 पे है यहाँ से, और वो फोर्स यहाँ कहीं लग रही है। तो ये फोर्स जो है 122.4141 किलो न्यूटन पर मीटर है, और उसकी हाइट ऑफ फैब्रिकेशन या उसका जो लोकेशन है दैट इज 1.54 मीटर फ्रॉम द बेस। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को, ये एक्टिव प्रेशर का है, इसको हम करने की कोशिश करेंगे।